जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मेमोरी के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था और उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताया था, कौन कौन से इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका मेमोरी। क्या है? मेमोरी। तो देखिए, मेमोरी को अगर हम हिंदी में बात करें तो स्मृति या यादाश्त के नाम से जाना जाता है। इसको स्मृति या यादाश्त के नाम से भी जाना जाता है। और मेमोरी है क्या? तो जो बहुत सारे हमारी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करता है, एक मेमोरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। कह रहा है कि इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है जहां हम अस्थायी या अस्थायी रूप से डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट यानी कि बीट कहा जाता है और यह बीट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। 8 बीट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, जो एक कैरेक्टर लेटर डिजिट सिंबल को स्टोर करने के लिए आवश्यक मेमोरी होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के विभिन्न यूनिट्स निम्नलिखित होते हैं। जैसे देखिए, आज की क्लास में जो मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में हम दो तरीके से डेटा स्टोर करते हैं। एक आपका होता है अस्थाई और एक आपका होता है अस्थाई। दोनों रूपे में हम डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। एक हमारा अस्थाई होता है, दूसरा हमारा अस्थाई होता है। और कह रहा है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थाई या अस्थाई रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है, वहाँ वह स्थान है जहां पर हम बहुत सारे डेटा को अस्थाई या अस्थाई रूप से स्टोर करते हैं। और कंप्यूटर में स्टोर किया गया डाटा 0 और 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है और 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट यानी कि बिट कहा जाता है। और यह जो बीट होती है वो कंप्यूटर की मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद भी बहुत सारी इकाई हैं, इसके बाद भी बहुत सारे यूनिट हैं जिसके माध्यम से हम मेमोरी को माप सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए तो वो आपका क्या होता है? बीट होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे इंट्रोडक्शन है किसके? मेमोरी के। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम मेमोरी के बारे में बात करें तो कौन कौन सा इसमें मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटी मात्रक का नाम क्या होता है? बीट होता है। क्या होता है? बीट होता है। सबसे छोटा मात्रक बीट होता है। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मतलब यहाँ पे 4 बिट, 4 जो बिट्स होता है उससे एक निबल बनता है और 8 बिट्स मिलकर के एक बाइट्स बनाते हैं। ऐसे ही 1024 बाइट्स मिलकर के 1 KB बनाता है और 1024 KB मिलकर के 1 MB बनाता है और 1024 MB मिलकर के 1 GB बनाता है और 1024 GB बराबर 1 TB होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे मेमोरी के क्या होते हैं? मात्रक होते हैं जिसके माध्यम से हम मेमोरी को माप सकते हैं। सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो बीट और सबसे बड़ी इकाई आपका टीबी होता है जिसको टेराबाइट बोला जाता है। अब देखिए, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि मेमोरी कितने प्रकार का होता है, कि इस मेमोरी का क्या नाम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम मेमोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेमोरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेमोरी में 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक आपका आता है प्राइमरी मेमोरी और एक आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब दोनों में अलग अलग मेमोरी, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में भी 2 प्रकार की मेमोरी आती है। एक आपका सीपीयू मेमोरी और एक आपका मेन मेमोरी आता है। सीपीयू मेमोरी में 2 प्रकार का मेमोरी, एक आपका रजिस्टर मेमोरी और दूसरा आपका केस मेमोरी आता है। वैसे ही अगर हम मेन मेमोरी के बारे में बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार की मेमोरी आता है। एक आपका रैम आता है और एक आपका रोम आता है। तो रैम में 2 प्रकार का रैम, एक आपका डायनेमिक रैम और एक आपका स्टैटिक रैम होता है, जिसको शॉर्ट में यस रैम और डी रैम के नाम से जाना जाता है। यस का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। ये 2 प्रकार के रैम पाए जाते हैं। जबकि रोम के बारे में बात करें तो रोम 3 प्रकार का होता है। एक आपका आता है पी रोम, एक आपका आता है ईपी रोम और एक आपका आता है ईईपी रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। समझ में आ रहा है ना? ये सब के सभी प्रकार के प्राइमरी मेमोरी जिसको इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे मेमोरी आपका दे रखा है,
जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक टेप दिया है, इसके बाद से मैग्नेटिक डिस्क दिया है आपका, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है आपका, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी है, डीवीडी, ये सब एक प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो जैसे कि अगर हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें, तो प्राइमरी मेमोरी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में दिया हुआ है। प्राइमरी का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया जा रहा है, कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है, और प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वो जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। और कह रहा है कि यह प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक रूप में प्रयोग की जाती है, जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है। इसे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनती है, सर प्रोसेसर क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, प्रोसेसर क्या होता है। देखिए अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर पाया जाता है सीपीयू के अंदर। किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। जैसे कि सीपीयू में एक आपका मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर का पार्ट अगर देखा जाए तो आपका मदरबोर्ड, उसी मदरबोर्ड में एक आपका प्रोसेसर भी पाया जाता है। उसी प्रोसेसर के साथ आपका प्राइमरी मेमोरी काम करता है, समझ में आ रहा है ना। उसी प्रोसेसर के साथ आपका प्राइमरी मेमोरी काम करता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ कार्य करती है। प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम और जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जैसे किसी डेटा की प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर में होती है ना, बोलिए, होती है ना। मैंने बताया था कि हमारे कंप्यूटर में 3 यूनिट होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि इनपुट होता है, सेकंड मैंने बताया था प्रोसेसिंग होता है, और थर्ड आपका क्या होता है, रिजल्ट मिलता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो हमारी कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करने का काम करती है, वह जो मेमोरी का यूज कर रहा होता है प्रोसेसिंग करते समय, वो सभी प्राइमरी मेमोरी का वर्क होता है। और इसमें भी लिखा हुआ है यह प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है। इस आधार पे आप बोल सकते हैं कि प्रोसेसर को क्या करती है, सपोर्ट भी करती है। और कह रहा है कि आप ये प्रोसेसर के साथ यूज होती है, अब इसे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि प्रोसेसर के साथ ही जुड़ा होता है। अब ये प्राइमरी मेमोरी में जैसे आपका रैम आता है, रोम आता है, केस मेमोरी आता है, ये सब एक प्रकार के प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। तो सबसे पहला रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट में रैम के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार का रैम आपका दिया है। ये जो नीचे वाला रैम आपका दिया है, इस रैम का नाम है आपका डेस्कटॉप का रैम। डेस्कटॉप का रैम लैपटॉप की रैम से क्या होता है, बड़ा होता है। और वो है आपका लैपटॉप का रैम जो क्या होता है, उसका साइज छोटा होता है। तो ये 2 प्रकार के रैम आपका दिया हुआ है, एक आपका डेस्कटॉप का रैम है और एक आपका लैपटॉप का रैम। तो जैसे कि रैम होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। कह रहे हैं कि इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। किसे, रैम को। रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, तो कह रहा है कि क्योंकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, वो सारी वर्किंग किस पे होती है, रैम के ऊपर होती है। आप अपनी कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट कराते हैं या जो भी आप अपनी वर्किंग करते हैं, वो सारा का सारा वर्क किस पे होता है, रैम पे होता है। इसलिए हम रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैम पर होता है। हम जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, या जो भी वर्किंग करते हैं, वो सब रैम पर होता है। और कह रहा है कि कीबोर्ड या माउस से हम जो कुछ भी डाटा इनपुट करते हैं, सबसे पहले रैम स्टोर होता है, फिर उसके बाद से अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया है। अपनी कीबोर्ड या माउस से आप अपनी कंप्यूटर में जो भी डेटा आप इनपुट कराते हैं, सबसे पहले वो क्या होता है, रैम में स्टोर होता है। उसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है कि रैम पर, कह रहा है कि कीबोर्ड या माउस से जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं, वो सबसे पहले किस में स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। और कह रहा है कि फिर उसके बाद से अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए हम रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए चूंकि बिना रैंडम एक्सेस मेमोरी का आपके कंप्यूटर पे कोई भी काम करना संभव नहीं है। आप ये समझिए कि आपके कंप्यूटर में वर्तमान में जो भी वर्किंग हो रही है, चाहे कोई भी डेटा आप इनपुट करा रहे हैं, चाहे कोई भी आपका डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, आप ये समझिए कि इसमें रैम का बहुत बड़ा हिस्सा है। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि रैम को मेन मेमोरी बोला जाता है, मेन का मतलब होता है मुख्य मेमोरी, बिना इसका कोई काम संभव नहीं है तो प्राइमरी मेमोरी। लेकिन आप ये समझिए कि बगैर रैम का कोई काम संभव आपके कंप्यूटर पे नहीं, क्योंकि पहला आपका ऑप्शन दिया है
वो भी मतलब कोई भी अपनी कंप्यूटर में आप वर्किंग करते हैं, एनी वन कोई सा भी वर्किंग आप करते हैं, उस सबसे पहले रैम। क्या बिना रैम का कोई काम संभव है? चलिए, इसमें और भी रैम के बारे में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें और भी रैम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अभी रैम को मैंने बताया कि रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है रैम के ही बारे में, कह रहे हैं कि रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। अभी मेन मेमोरी मैंने बताया ना, और किस नाम से, टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है कि क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता है, अगर बीच में लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा लॉस भी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? इस प्राइमरी मेमोरी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को यहाँ पे बताया जा रहा है टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पोररी का मतलब ये होता है कि वहां पे डेटा आपका स्टोर रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए। जैसे ही आपका सिस्टम बंद होता है या लाइट चला जाता है तो तत्काल आपका डेटा लॉस हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको नोटपैड पढ़ा करके छोड़ा और आप लैब में गए प्रैक्टिकल करने के लिए, और आपने खूब अच्छे से टाइपिंग किया है, और किसी कारणवश आपका सिस्टम बंद हुआ तो आपका डेटा दोबारा रिकवर नहीं हो पाता है, वो डेटा आपका लॉस हो जाता है। तो उस समय के लिए अगर हम बात करें तो जितना समय तक आपका सिस्टम पे वर्किंग हो रहा है, जितना समय तक आपका डेटा स्टोर है, रुका हुआ है, ये किसका हिस्सा है? रैम का हिस्सा है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी पे कुछ समय तक आपका डेटा रुका हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है? टेम्पोररी मेमोरी नाम दिया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। देखिए रैम एक ही है, लेकिन कितने नामों से इसको जाना जा रहा है, मैंने अभी आपको बताया। मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब कौन सा नाम आ गया? वोलाटाइल। अब ऐसे क्वेश्चन बनती है कि सर वोलाटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि पावर जाने के बाद आपका डेटा लॉस हो जाता है। अगर कोई डेटा सेव नहीं है, कोई फाइल सेव नहीं है, तो वो डिलीट भी हो जाती है। जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर जाकर के सेव हो जाता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले कि जो हमारा रैम होता है, रैम को मेन मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि बिना रैम का कोई काम संभव नहीं है। उसमें भी मैंने आपको बताया कि रैम को टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हम डेटा सेव करते हैं वो डेटा परमानेंट नेचर में स्टोर नहीं होता है। और वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा लॉस हो जाता है। अगर यहाँ पे दिया भी है कि अगर हम उस डेटा को सेव करते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो डेटा हमारा मिल जाए, तो अगर उस डेटा को आप सेव करेंगे तो वो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में जाकर के वो आपका डेटा सेव होता है। और हार्ड डिस्क है क्या? तो एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करता है, किस रूप में? परमानेंट नेचर में। किस रूप में? परमानेंट नेचर में स्टोर करता है। और यहाँ पे लिखा भी गया है रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ गया डिस्प्ले मेमोरी क्यों बोला जाता है? दिख रहा है ना? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी के नाम से रैंडम एक्सेस मेमोरी को जाना जाता है। आप इतना समझिए कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा आप इनपुट कराते हैं वो सबसे पहले किस पे होता है? रैम पे होता है। तो जब तक आपका डिस्प्ले नहीं दिखेगा तो आप डेटा इनपुट कैसे कराएंगे? बोलिए। तो डिस्प्ले मेमोरी के नाम से बोल सकते हैं रैम को? बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसलिए रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है कभी कभी इसे फिजिकल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसमें जो भी वर्किंग करते हैं अपनी कंप्यूटर में, आप मान के चलिए कि आप डेटा इनपुट करा रहे हैं, फिर उसकी आप रिजल्ट ले रहे हैं, फिर मान के चलिए कि आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा आपका फिजिकल मोड में होता है। इसलिए हम इसको कभी कभी फिजिकल भी नाम दे सकते हैं। इतने सारे हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम होते हैं। जो होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक आपका डायनेमिक रैम और एक आपका स्टैटिक रैम। रैम मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आपका डायनेमिक रैम होता है और एक आपका स्टैटिक रैम होता है। अब समझना है कि डायनेमिक रैम क्या है और स्टैटिक रैम क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला अगर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो पहला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है आपका, ये है आपका डायनेमिक रैम, जिसको शॉर्ट में किस रैम के नाम से जाना जाता है? डी रैम के नाम से जाना जाता है। डी रैम, और इसका पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक रैम होता है। तो चलिए ये किस प्रकार का रैम है? तो कह रहे हैं कि डायनेमिक रैम को एक निश्चित समयांतराल के बाद रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है और यह स्लो और डायनेमिक नेचर का होता है। ये इसकी गति जो होती है बहुत ही स्लो होती है, किसकी? डायनेमिक रैम की। और फिर कह रहा है कि इस रैम में प्रोसेसिंग भी हमारा क्या होता है? स्लो होता है।
और कह रहा है कि इस रैम में पावर भी ज्यादा कंज्यूम होता है और यह एक सस्ती मेमोरी होती है। अब बताइए, इसकी काम करने की कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो क्या इसका दाम महंगा होगा? पर इसमें ये ड्रॉबैक है कि ये पावर भी ज्यादा कंज्यूम करता है, इसमें ज्यादा मात्रा में पावर की रिक्वायरमेंट आती है, ये बिजली ज्यादा खर्च लेता है। समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी रैम एक साधारण रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में रैम मेमोरी के रूप में किया जाता है और यह चार्ज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है। ये डेटा व सूचनाओं को स्टोर किस रूप में करता है? चार्ज के रूप में, मतलब एक चार्ज इसका स्टोरेज का माध्यम है जिसके रूप में ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी खास बात यह है कि यह बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है और रिफ्रेश का अर्थ होता है मेमोरी चिप को विद्युत आवेशित करना। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। सोचिए, अगर 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होगा तो क्या इसकी गति फास्ट होगी? बोलिए, बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब ये बार बार रिफ्रेश होगा तो हमारी सीपीयू ना तो किसी डेटा को रीड कर पाएगा ना तो किसी डेटा को राइट कर पाएगा। इसके लिए इसकी गति क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अब चलिए अगला क्या पॉइंट आता है आपका, ये है आपका स्टैटिक रैम। देखिए स्टैटिक रैम के बारे में कह रहा है कि यह रैम में डेटा बिट्स के रूप में सेव होता है और यह फास्ट मेमोरी है, इसका नेचर स्टैटिक होता है और यह डी रैम की अपेक्षा क्या होता है? महंगा होता है। और फिर कह रहा है कि डी रैम की अपेक्षा कम पावर भी कंज्यूम करता है। अगर हम डी रैम के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको डी रैम के बारे में बताया है कि जो डायनेमिक रैम होता है उसका नेचर डायनेमिक नेचर का होता है और प्लस ये बहुत ही स्लो गति का मतलब मेमोरी होता है, इसकी काम करने की कैपेसिटी बहुत ही स्लो होती है। सेम वैसे ही अगर हम स्टैटिक के बारे में बात करें तो इसका ठीक अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ये पावर भी कम कंज्यूम करता है और प्लस इसकी काम करने की परफॉर्मेंस भी डी रैम से बेहतर होती है। ये आपका स्टैटिक रैम होता है। और इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि यह डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेशमेंट नहीं होता। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यह रैम एक विशेष रैम होता है और जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है और कह रहा है कि यह वोल्टेज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है। अभी मैंने स्टोरेज का माध्यम किसके लिए बताया? डी रैम के लिए। क्या था? क्या था? चार्ज के रूप में डेटा को स्टोर करता था, लेकिन ये स्टैटिक किसमें स्टोर करेगा? वोल्टेज। ये दोनों का स्टोरेज का माध्यम मैं बता रहा हूं। ये जो डी रैम है ये चार्ज के रूप में डेटा को स्टोर करेगा, लेकिन जो आपका एस रैम है वोल्टेज के रूप में डेटा और सूचनाओं को स्टोर करता है। और फिर कह रहा है कि इसकी खास बात यह है कि यह डी रैम की तरह रिफ्रेश नहीं होता, इसी कारण इसकी गति अधिक होती है क्योंकि इसमें सीपीयू को रीड और राइट ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। जब ये बार बार रिफ्रेश होगा तो सिंपल सी बात है, सीपीयू को किसी भी डेटा को रीड और राइट करने के लिए वेट करना पड़ेगा। अब जब बार बार रिफ्रेश नहीं होगा तो सीपीयू आसानी तरीके से किसी भी डेटा को रीड कर पाएगा और आसानी तरीके से किसी भी डेटा को राइट कर पाएगा, इसलिए इसकी गति क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। कह रहा कि किंतु यह बहुत महंगा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग स्पेशल पर्पज के कंप्यूटरों में रैम के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसकी गति क्या होती है? फास्ट होती है। किसकी अपेक्षा? डी रैम की अपेक्षा। कम पावर भी कंज्यूम करता है, प्लस उससे ज्यादा कॉस्टली भी है और प्लस उससे ज्यादा बेहतर काम भी करता है, इसलिए हमारा यस रैम के बारे में कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब चलिए इसके बाद से अगला जो मेमोरी हमारे सामने आता है वो है आपका रीड ओनली मेमोरी, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? रोम। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है? ऐसी मेमोरी जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकें, इसमें कोई परिवर्तन ना कर सके। क्या दिया है? यह रीड ओनली मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा हम केवल रीड कर सकते हैं। रोम को बायोज चिप भी कहा जाता है क्योंकि रोम में बायोज की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है और बायोज का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग होती है। जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। देखिए जैसे कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब हम सिस्टम को क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो उस केस में हमारा सिस्टम जो होता है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि बायोज की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है और जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि आप लैब में जाते हैं और आप सीपीयू में स्टार्ट बटन दबाते हैं, तत्काल आपका सिस्टम तो काम करना स्टार्ट तो करता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है ना। उसी टाइमिंग को हम बूटिंग बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है बायोज, और बायोज का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग।
यानी कि जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है। पावर का मतलब जैसे कि हमारे सिस्टम में सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी कंपोनेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी पूरी चेकिंग होती है और तब जाके हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है। देखिए बूटिंग का मतलब होता है क्या है, तो कह रहा है कि बूटिंग मींस लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। यानी कि बूटिंग का मतलब होता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और चूंकि प्राइमरी मेमोरी को डिस्प्ले मेमोरी बोला जाता है, अभी मैंने बताया है, चूंकि रैम होता है और रैम को डिस्प्ले मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस नहीं करेगा तब तक हमारा रिजल्ट दिखाएगा किस पे। समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। अभी देखिए मैंने रैम को क्या नाम दिया था, वोलाटाइल, और रोम को क्या नाम दे दिया गया, क्यों, तो कह रहा है कि क्योंकि इसमें रखा डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, ना तो इसे एडिट कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए रैम को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए रैम को वोलाटाइल बोला जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम रैम को वोलाटाइल बोलते हैं तो क्यों, बताइए, रैम को वोलाटाइल बोला जाता है तो क्यों। रैम को वोलाटाइल बोला जाता है तो क्यों, हाँ हाँ? अभी कंफ्यूजन हो गई, इतना में कंफ्यूजन हो गया, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। रैम को वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा लॉस हो जाता है। बस एक शब्दों में जवाब देना, रैम को वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा लॉस हो जाता है। क्या पंखा नहीं चल रहा है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है ना। रैम को वोलाटाइल मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा हमारा लॉस हो जाता है। ये कहाँ से मैंने पढ़ा दिया कि उसमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये तो आप अपने तरफ से जोड़ के बोल रहे हैं। देखिए रैम को वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है, देखिए ऐसा नहीं कि मैं ही पूछ रहा हूं, आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अगर रैम को वोलाटाइल बोला जाता है तो क्यों, या रोम को नॉन वोलाटाइल बोला जाता है तो क्यों, तो दोनों आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। यानी कि उसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, ये तो बनावटी हो गया। नहीं, परमानेंटली दोनों में कोई नहीं। परमानेंटली के बारे में जानने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। रैम को वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा हमारा लॉस हो जाता है। रोम को नॉन वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें रखा डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, उसके डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप क्लियर, समझ में आया, आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब ये भी कितने प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि पहला आपका आता है पी रोम, और इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप क्या दिया है कि रोम में इंस्टॉल डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, उसके डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, रोम में इंस्टॉल डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, उसके डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि लेकिन कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, जैसे समय बीता इसकी तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। और फिर कह रहा है कि कुछ समय कुछ ऐसी रूम आने लगी जिसको कि हम बाद में रीप्रोग्राम कर सकते थे। ऐसी रूम को हम पी रूम कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। मतलब कि आप ओवरऑल आप ये समझिए कि जो आपका पी रूम है, पी रूम ये पहले से ब्लैंक होता है, पहले से क्या होता है, ब्लैंक होता है, और इसमें हम प्रोग्राम को डाल सकते हैं लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते हैं। ये हमारी पी रूम की कैटेगरी होती है। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसके बाद से दूसरा जो आपका ऑप्शन आता है वो है आपका ईपी रूम। क्या आता है, ईपी रूम, और ईपी रूम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब होता है मिटाना, डिलीट करना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद ऐसी रूम बनाई गई जिसमें हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था, और पी रूम में हम किसी ब्लैंक प्रोग्राम ब्लैंक रूम में प्रोग्राम राइट करते थे। मैंने अभी आपको बताया पी रूम का मतलब, पी रोम का मतलब ब्लैंक प्रोग्राम को हम इसमें राइट करते थे, मतलब ये पहले से ब्लैंक होता था, इसमें हम एक ही बार प्रोग्राम डाल सकते थे। उसके बाद से कह रहा है कि जबकि ईपी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। देखिए ईपी रोम का मतलब
उसमें पहले से प्रोग्राम भर करके रखा जाता था और हम उसको हटा करके और दूसरा प्रोग्राम भर सकते थे, लेकिन वो प्रक्रिया मात्र एक ही बार हो सकती थी। सेम वैसे ही हमारा पी रोम रहा, तो पी रोम पहले से कोई प्रोग्राम नहीं भर के रखा गया होता था, पहले से वो ब्लैंक होता था, लेकिन उसमें भी हम प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते थे। क्लियर हुआ? अब चलिए इसके बाद से जो तीसरा ऑप्शन आता है वो है आपका ईईपी रोम, और इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें हम जितने बार चाहें उतने बार पुराने डेटा को डिलीट कर सकते हैं और नए डेटा को एंट्री करा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि यहाँ एक ऐसी रोम है जिसे हम जितनी बार भी चाहें रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटाकर जितनी बार भी चाहें उतनी बार न्यू प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। और प्रोग्राम राइट करने के प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। एक प्रोसेसिंग हो रही है कि आप अपना पुराना डेटा डिलीट कर रहे हैं, नए डेटा की आप एंट्री करवा रहे हैं, एक प्रोसेसिंग हो रही है, उसी प्रोसेसिंग का नाम बर्निंग दे दिया जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?